Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Me the teacher of grade 5 from the Muslim Scholar School System रहीमिया खान। बच्चों आज आपकी जो इंग्लिश की डायरी है वो हम नया यूनिट स्टार्ट करें। यूनिट नंबर है 5। इसकी मुकम्मल रीडिंग है, डिक्टेशन है, पेज 48 49 पे बुक वर्क है, क्वेश्चन आंसर 1 से 3 तक है और पेज 53 पर क्रिएटिव राइटिंग है। ये भी आपको बता दिया जाएगा कि आपने कैसे सॉल्व करनी है। आ जाते हैं अपनी बुक की तरफ। बुक का पेज नंबर है 45 पे अमेजिंग प्लैनेट। अमेजिंग प्लैनेट का मतलब होता है हैरान कौन सयारा। रीडिंग स्टार्ट हो रही है पेज नंबर 47 पे। चैप्टर नेम है आई एम द अर्थ, मैं जमीन हूँ। ये आपने मुकम्मल चैप्टर की रीडिंग करनी है, ठीक है। रीडिंग करने के बाद आपने इसकी डिक्टेशन का निशान लगाए। डिक्टेशन आपकी स्टार्ट होती है पहली लाइन से लेके सेकंड पैराग्राफ जहां पर एंड हो रहा है आई एम द अर्थ से लेके दिस इज व्हाट आई नीड यू टू डू, यहाँ तक आपकी डिक्टेशन है जो कि आपने अच्छे से लर्न करनी है और स्पेल्स को लर्न करना है और रिटन प्रैक्टिस भी करनी है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने पेज नंबर 48 पे। 48 पे हम स्टार्ट करते हैं कॉन्सोनेंट क्लस्टर। देखें आपको वॉवल और कॉन्सोनेंट बताए हुए हैं। वॉवल वो लेटर्स होते हैं ए ई आई ओ यू, एबीसी के ये लेटर जो होते हैं ये वॉवल होते हैं। बाकी इसके अलावा जितने मर्जी लेटर है एबीसी के वो सारे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। अब क्लस्टर का मतलब होता है झुंड, यानी कि अब आपने देखना है कि जहां पर 3 या 3 से ज्यादा कॉन्सोनेंट लेटर एक वर्ड में आ जाते हैं इकट्ठे तो वो कॉन्सोनेंट क्लस्टर कहलाता है। यहाँ पे आपके पास सवाल है इनिशियल एंड फाइनल कॉन्सोनेंट। इनिशियल होता है इब्तदाई, इनिशियल का मतलब होता है इब्तदाई, फाइनल का मतलब होता है आखिरी। अगर ये 3 लेटर बिल्कुल शुरू में आ रहे हैं तो इसका मतलब है वो इनिशियल है, यानी कि इब्तदाई कॉन्सोनेंट क्लस्टर है। अगर वो एंड में आ रहे हैं, ये देखिए तीनों कॉन्सोनेंट है, ये भी तीनों कॉन्सोनेंट है, ये भी तीनों कॉन्सोनेंट है, तो वो होते हैं फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर। आपकी बुक के ऊपर सवाल दिया हुआ है पेज नंबर 48 पे, क्वेश्चन नंबर 2 है। सवाल है उन्होंने 4 वर्ड आपको दिए, उन्होंने कहा कि इनको सेपरेट करें, कौन से इनिशियल है कौन से फाइनल है। यहाँ पे आपके सामने सॉल्व कर दिया गया है। एक वर्ड इनिशियल का है, 3 वर्ड जो है वो कॉन्सोनेंट के। अपनी बुक पे सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट पे इसी पेज के ऊपर हमारे पास है डायलॉग। डायलॉग को आपने अच्छे से रीड आउट करना है, वैसे ही एज इट इज जैसे क्लास में आपको ग्रुप में या मेंबर्स जितने होते हैं, जितने आपके कैरेक्टर होते हैं आपके डायलॉग में, उतने मेंबर्स बना के रीड आउट करवाया जाता है। ऐसे घर में किसी स्टूडेंट के साथ या अपने किसी भाई के साथ मिलकर इसको जरूर रीड आउट कीजिएगा। पेज 49 पे सवाल नंबर है 2। यूज दिस फंक्शन टू रिक्वेस्ट योर फ्रेंड टू ब्रिंग यू अ नॉवल फ्रॉम द लाइब्रेरी, ही शुड ऑल्सो रिस्पॉन्ड यूजिंग द लर्न फंक्शन। सवाल ये किया गया है कि इस डायलॉग में जो अभी आपने 2 मेंबर्स की सूरत में रीड आउट किया है, इनमें जितने भी फंक्शन वर्ड यानी कि वर्ब यूज हुए, वर्ब आपने वही इस्तेमाल करने हैं। आपने डायलॉग राइट करना है या फिर एक्टिविटी करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ओरली घर पे कीजिएगा कि उन वर्ब आपने वही लेने हैं, लेकिन आपने डायलॉग राइट करना है लाइब्रेरी से नॉवल लेने के लिए। नेक्स्ट में आपके पास आ जाता है इसी पेज पे 49 पे क्वेश्चन आंसर, जो कि हम नोट से रीड आउट करेंगे। इनके आंसर नोट्स के ऊपर मौजूद होते हैं। हम स्टार्ट करते हैं अपने नोट्स के पेज नंबर 13 पे। हमारे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्लेन द फीलिंग ऑफ द अर्थ इन योर ओन वर्ड्स। जमीन के एहसासात अपने अल्फाज में बयान करें। अर्थ इज फीलिंग बैड एंड फेडिंग बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। जमीन जो है वो बहुत बुरी और मुरझाई हुई है पोल्यूशन यानी आलूगी की वजह से। सेकंड क्वेश्चन विच प्रॉब्लम आर बीइंग फेस्ड बाय आवर अर्थ। हमारी जमीन को किन मसाइल का सामना है। राइट सम ऑफ देम, इनमें से चंद देख लीजिए। Our earth has faced the problems of land, water and air pollution। हमारी जमीन को मसाइल का सामना है, कौन कौन से। लैंड जमीनी, वाटर आबी एंड एयर पोल्यूशन और फिजाई आलूगी का। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ कैन वी कीप आवर एनवायरमेंट क्लीन। हम अपने माहौल को साफ कैसे रख सकते हैं। वी कैन कीप आवर एनवायरमेंट नीट एंड क्लीन। हम अपने माहौल को साफ सुथरा रख सकते हैं बाय प्लांटिंग ट्रीज, दरख्त लगाकर। क्लीनिंग स्ट्रीम्स, नदियों को साफ रखें। अवॉइड स्मोकिंग एंड प्लास्टिक, स्मोकिंग यानी सिगरेट नोशी से और प्लास्टिक के इस्तेमाल से बचकर। नेक्स्ट आ जाते हैं जी हम अपने बुक के पेज की तरफ दोबारा से। बुक का पेज नंबर है 49, जहां पर है क्वेश्चन नंबर 2। रीड द गिवन पैराग्राफ अलाउड एंड नोटिस द यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स। उन्होंने कहा कि इस पैराग्राफ को बावाज़ बुलंद पढ़ें और इसमें जितने पंक्चुएशन मार्क्स हैं उनको नोट करें। यानी कि आप अगर नोट करने की सूरत में आप उसको अंडरलाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखिए किसी भी पैराग्राफ में, किसी भी चैप्टर में जहां पर आपके पास कैपिटल लेटर, कॉमा, फुल स्टॉप या कोई और साइन इस्तेमाल होता है तो वो पंक्चुएशन मार्क कहलाता है। नेक्स्ट आपके पास है पेज नंबर 53 पे क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग आपके पास क्या है। राइट अ पैराग्राफ अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। कुदरती माहौल की अहमियत पर पैराग्राफ राइट करना है। यू में यूज द गिवन वर्ड्स देन। आप इन अल्फाज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्थ जमीन, प्लांट पौधे, वाटर पानी, एयर हवा। इन अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए आपने पैराग्राफ राइट करना है। बचे पैराग्राफ आपका कम से कम 8 से 9 लाइनों का जरूर होना चाहिए।
इन पैराग्राफ को राइट करने के लिए 4 बेसिक वर्ड्स आपको दे दिए गए हैं। मीन उस पैराग्राफ में ये 4 वर्ड जरूरी हो, बाकी अपने से आप ऐड कर सकते हैं। होप फॉर दी बेस्ट कि आपको जितनी डायरी अब तक भेजी जा चुकी है आप उसकी अच्छे से लर्निंग और प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। ये डायरी बच्चे स्कूल आने पर रिपीट नहीं की जाएगी। हाँ, अगर रिवीजन तक आपके स्कूल के चांसेस हुए ओपन होने के या कुछ ऐसा हुआ तो फिर वो रिवीजन में आएगी, इससे पहले रिपीट नहीं करवाई जाएगी। जो सिलेबस आपको ऑनलाइन भेजा जा रहा है वो आप घरों पर ही करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। Now we start the next lecture of math. Student, we do today multiplication of fraction. ये आपकी बुक पेज नंबर 51 के ऊपर मौजूद है। यहाँ पे आप लोगों ने एक्सरसाइज यूनिट नंबर 3 के एक्सरसाइज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 फुल है, जिसके अंदर आपके पास A to I पार्ट्स मौजूद हैं। तमाम क्वेश्चन की रिटर्न प्रैक्टिस मस्ट कीजिएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में आप इसमें फ्रैक्शन का इस्तेमाल करते हुए मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। इसके अंदर हर क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट मेथड से हो रहा है या थोड़ा वो पहले से चेंज है। इसमें से कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं आपको अभी करवाती हूँ, उनको मद्देनजर रखते हुए उन असूल और ज़वाबित के मुताबिक आप बाकी क्वेश्चन भी जरूर सॉल्व कीजिएगा। सबसे पहले हम पार्ट बी का क्वेश्चन ले रहे हैं, 3/7 मल्टीप्लाई 14/8। सबसे पहले जिस बात का आपको खास ख्याल रखना है वो ये है कि मल्टीप्लाई में हमने कभी भी जो है वो डिनोमिनेटर का एलसीएम नहीं लेना। मल्टीप्लाई का साइन आएगा तो हम अमाउंट को किसी सेम टेबल पर कट करेंगे। नंबर टेबल पर कट करने के लिए जिस तरफ आपका मल्टीप्लाई का साइन बढ़ रहा है वो अमाउंट आपस में लिंक करेंगी। जिस तरह इसका मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है, अगर हम इनको बढ़ाएं तो 3 और 8 आपस में 18 आपस में कट सकता है, 7 और 14 आपस में कट सकता है। ये एरो के साइन जिस तरफ हमारा मल्टीप्लिकेशन अगर हम बढ़ाएं तो जिस तरफ ये जा रहा है उसको हमने सेम नंबर टेबल पे काटना है। सॉल्व के बाद अब क्वेश्चन को अगेन उतारेंगे। ये मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई के साइन को यूज करते हुए हमने जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चेक की तो 3 और 18 सेम नंबर टेबल पे कट रहे हैं। 3 1 टाइम 3 6 टाइम 18। यहाँ जो 3 हिडन है वो हमारे माइंड के अंदर है, हम उसको पढ़ते हुए अपने माइंड का नंबर टेबल रिवाइज करते हुए 3 1 टाइम 3। असल में ये अमाउंट में रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए जब भी हम कटिंग करें। इसके बाद हमने वो 3 अपने जहन में रिपीट किया, 3 6 टाइम 18। टोटल पूरी अमाउंट खत्म होनी चाहिए, पूरी की पूरी अमाउंट कटिंग होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम देखें तो 7 और 14 के दरमियान लिंक पैदा हो रहा है मल्टीप्लिकेशन के अमल में। तो 7 और 14 को हमने सेम नंबर टेबल पे कट करना है, चाहे वो नंबर टेबल एक्सेल भी होना चाहिए, ये अपना नंबर टेबल भी हो सकता है, ये किसी और नंबर टेबल पे भी जो है वो कट हो सकते हैं। यहाँ पे 7 अपने ही नंबर टेबल पे कट हो रहा है, 7 हमारे जहन में है, जहन से 7 को यूज करते हैं। 7 1 टाइम 7 टोटल खत्म हो गया। इसके बाद 7 2 टाइम 14, मतलब कि ये दोनों अमाउंट हमने एक नंबर टेबल पे कट करनी है, 2 नंबर टेबल यूज नहीं करते हैं। इसके बाद आमने सामने वाली अमाउंट आपस में मल्टीप्लाई होंगी। 1 2 से मल्टीप्लाई होगा, 1 2 टाइम 2 1 6 टाइम 6। अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो अमाउंट आई है 2/6 आई है। 2/6 हमारी रिमेनिंग अमाउंट है, ये अपनी सामने वाली अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, सामने वाली रिमेनिंग अमाउंट मल्टीप्लाई होके हम लिख रहे हैं 1 6 टाइम 6 1 2 टाइम 2। अब हमने इसको ऑब्जर्व किया, जब हमने इस अमाउंट को ऑब्जर्व किया तो ये अमाउंट भी अब कट रही है, डिडक्ट हो रही है। किस नंबर टेबल पर? 2 के नंबर टेबल पर। 2 हमारे जहन में है, 2 1 टाइम 2 टोटल खत्म। फिर 2 3 टाइम 6 हमारे पास अमाउंट बची 1/6। 1/6 हमारे पास हमारा आंसर है। उसकी वजह क्या है स्टूडेंट्स? इसका 1 आप खत्म नहीं करेंगे, जब फ्रैक्शन के ऊपर 1 आ जाएगा तो वो अमाउंट का हिस्सा होता है। अगर फ्रैक्शन के नीचे 1 आए
तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, मगर अगर फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 1 होगा तो हम उसको डिडक्ट नहीं करेंगे, उसको खत्म नहीं करेंगे, उसको एज इट 1/3 आंसर ही लिखेंगे। सॉरी। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट पार्ट है, जो हमारे पास है सी है, डी है, वो आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। उसमें भी आपने सेम नंबर टेबल का इस्तेमाल करते हुए इनकी डिडक्शन करनी है, इसको सॉल्व जरूर करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट ई। पार्ट ई हमारे पास अमाउंट है 2/7, 4/5 मल्टीप्लाई 3/7। इनके दरमियान भी मल्टीप्लाई का साइन है। स्टूडेंट्स, इट्स अ मल्टीप्लाई साइन, नॉट अ प्लस। इसको अच्छे से देखना है। जब ये साइन मल्टीप्लाई का आएगा तो हम इन अमाउंट को कट करेंगे, और अगर ये कोई अमाउंट भी किसी नंबर टेबल पे कट नहीं होगी, जैसे कि कंडीशन इस क्वेश्चन में आ रही है, तो हम इसको उसके सामने वाले फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे। लुक एट देयर, सॉल्व के बाद हमने अमाउंट को दोबारा उतारा, 2/7 मल्टीप्लाई 4/5 मल्टीप्लाई 3/7। ये अमाउंट 3 अमाउंट के ऊपर ये क्वेश्चन डिपेंडेड है। इसमें 2 का 5 के साथ लिंक हो रहा है और 4 का 7 के साथ, फिर 4 का 7 के साथ लिंक है और 5 का 3 के साथ। अगर हम गौर करें तो ये कोई भी अमाउंट किसी नंबर टेबल पर नहीं कट रही। फ्रैक्शन में कभी भी जो है डिडक्शन हम आमने सामने नहीं कर सकते हैं, ये आमने सामने में मल्टीप्लाई का प्रोसेस होगा। इसके बाद हमने अमाउंट को 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 2 4 टाइम 8, 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 7 5 टाइम 35। इसका बेहतरीन हिंट ये है कि जिस तरफ आपका एरो जा रहा है स्ट्रेट, उस तरफ आप डिडक्शन नहीं कर सकते हैं। ये बेहतरीन हिंट है आप लोगों के लिए कि जिस तरफ एरो स्ट्रेट जाता हो वो अमाउंट आपस में कट नहीं होंगी। फ्रैक्शन हमेशा ऊपर नीचे दाएं बाएं हमेशा कट होती है। इसके बाद हमारे पास ये अमाउंट हमने मल्टीप्लाई करके 8/35 लिख ली। अब हमारे पास नेक्स्ट अमाउंट है 3/7। अब हमने मल्टीप्लाई में 3/7 उतारा, तो आप देखें, गौर करें, अगर मैं एरो ड्रॉ करूं तो 8 का एरो 3 की तरफ बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है। ठीक है, हमने 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 24 आया, 35 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 245 आया। स्टूडेंट, ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसमें हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे। इसमें लास्ट आंसर में हमें 2 चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। एक ये कि ये किसी नंबर टेबल पर कट तो नहीं होती, दूसरी ये कि जब हम इसका डिनोमिनेटर बड़ा आ जाएगा तो फिर हम इसकी डिवीजन नहीं करेंगे, आंसर हमारा यही रुक जाएगा। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट एच। पार्ट एच में हमने थोड़ी सी बड़ी अमाउंट को चूज किया ताकि उसके भी आपकी प्रैक्टिस करवा दें। हमारे पास 5 होल 10/35 मल्टीप्लाई 8 होल 2/5 मल्टीप्लाई 9/3 होल 11 अमाउंट है। स्टूडेंट्स, हमने सॉल्व के बाद अमाउंट का एज उतारा। जब हमने अमाउंट को उतार लिया, सबसे पहले हमने इसका होल खत्म करना है। होल खत्म करने के बाद अमाउंट को हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आना है। 35 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 35 5 टाइम 25, 5 लगा 2 कैरी, 5 3 15 16 17 175। 175 में जब हमने 10 प्लस किया तो 185 आ गया। फिर इसके बाद 5 8 टाइम 40, 40 में 2 प्लस किया 42, फिर 42/5। इसके बाद मल्टीप्लाई का साइन एज इट आया, 11 9 टाइम 99, 99 में 3 प्लस किया, 99 में 3 प्लस किया 102/11। अब हमने अमाउंट को लिखा 185/35 मल्टीप्लाई 42/5 मल्टीप्लाई 102/11। सबसे पहले अब जब हमारी अमाउंट फ्रैक्शन में आ गई है, होल खत्म हो गया, हमने इसकी ऑब्जर्वेशन करनी है कि आया जिस तरफ इसका लिंक बन रहा है, जिस तरफ हमारा मल्टीप्लाई का निशान जा रहा है, ये आपस में डिडक्ट होती हैं या अपने नंबर टेबल पर या किसी और नंबर टेबल पर डिडक्ट होती हैं। इसकी ऑब्जर्वेशन हमें बड़ी एहतियात से करनी पड़ेगी। फिर हमने देखा तो 5 के ऊपर 185 जो है वो कट हो रहा है। 185 को हम अपने रफ वर्क में ले गए, इसको सॉल्व करके देखते हैं। 5 3 15, 18 8 में से 5 गए, 3 बचे, ऊपर से 5 आए।
5 7 35। इट्स मीन कि हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं बचा, तो ये 37 इसका कटिंग जो है वो आंसर है। तो 5 185, 37 टाइम 185 टोटल डिडक्ट हो रहा है। इसके बाद हमने इन अमाउंट को ऑब्जर्व किया, 42 को और 35 को। अगर हम एरो को देखें तो हमारा एरो का लिंक, जो हमारा मल्टीप्लाई का निशान है, उसका लिंक 42 से 35 के दरमियान में आ रहा है। स्टूडेंट्स लुक एट देयर केयरफुली, ये अपने नंबर टेबल पर नहीं कट हो रहे हैं। पहले हमने जितने भी क्वेश्चन किए वो या तो अपने नंबर टेबल पर ही कट हो रहे थे या वो सामने मल्टीप्लाई हो रहे थे, बट इट्स अ डिफरेंट कंडीशन। ये दोनों 7 के नंबर टेबल पे कट हो रहे हैं। 7 5 टाइम 35, वही 7 42 को कट कर रहा है 6 के साथ। 7 6 टाइम 42, हमारे पास 37 ओवर 5 और 6 ओवर 1 बचा। इसको रिमेनिंग अमाउंट को लिखा, लिखने के बाद 102 में हमारे पास जो लिंक पैदा हो रहा है, यहाँ तो बचा 1, इसलिए ये मल्टीप्लाई, इसमें कटिंग नहीं हो सकता। 11 और 6 को हमने देखा तो ये भी जो है वो किसी सेम टेबल पे नहीं कट होते या किसी आपस में कट नहीं होते, इसलिए 102 ओवर 11 हमने एज इट लिख लिया। हमारे पास अब जो अमाउंट आई है 37 और 1 है, 1 और 102 का लिंक है। यहाँ 11 और 6 है, 6 और 5 का लिंक है। ये आपस में इसी तरह या ऊपर नीचे कट सकते हैं, तो कहीं कटिंग नहीं होगी। तो हम 37 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 37 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 7 टाइम 42, 2 लगा, 4 कैरी, 6 8 18, 6 3 18, 18 में 4 प्लस किए 22, 22 5 1 टाइम 5, 22 ओवर 5 आ गया। यहाँ मल्टीप्लाई 102 ओवर 11 एज इट आ गया। अब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन थोड़ी बड़ी है, 222 को 102 से हमने मल्टीप्लाई करना है और 5 को 11 से। 5 11 टाइम 45, ये तो हमने सीधा कर लिया। 202 को 102 के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए वी यूज द रबर। 102 को हमने मल्टीप्लाई करने के लिए 2 2 टाइम 4, 2 2 टाइम 4, 2 2 टाइम 4। जीरो के साथ जितनी भी बड़ी अमाउंट हो, जब वो मल्टीप्लाई होती है तो जीरो हो जाती है। तो 2 0 टाइम 0, 2 0 टाइम 0, 2 0 टाइम 0। जहां से हमारी अमाउंट का डिजिट मौजूद है वहीं से हमने इसका मल्टीपल लिखना शुरू करना है। मतलब कि 0 हमारा सेकंड डिजिट है, तो हमने इसका मल्टीपल भी सेकंड डिजिट से स्टार्ट करना है। इसके बाद हमारे पास 1 हमारा थर्ड डिजिट है, तो हमने 1 को थर्ड मल्टीपल से लिखना शुरू करना है। 2 1 टाइम 2, पहले दो डिजिट्स को हमने मल्टीप्लाई के साइन से फिल कर लेना है। इसकी प्रोसेस को यूज करते हुए हम 1 2 टाइम 2, 1 2 टाइम 2, 1 2 टाइम 2। अब यहाँ पे हम इन सबको प्लस करेंगे, मगर प्लस का निशान हम लोगों ने नहीं लगाना। क्यों? अगर हम यहाँ 0 लगाते तो हम यहाँ प्लस लगाते। एक ही सोल्यूशन में दो साइन हम नहीं अप्लाई कर सकते। 4 को 4 के साथ आया, 4 प्लस हुआ, 4 और 2 6 हुआ, 2 और 2। हमारे पास आंसर आया है 22,644 ओवर 55। यहाँ पे हमें इंतहाई केयरफुली देखना है कि ये किसी एक अमाउंट पे कटते हैं या ये आपस में इनकी किसी अपने टेबल पर या दूसरे टेबल पर डिडक्ट होते हैं। अगर नहीं होंगे तो फिर हम इसको अपने रफ वर्क में ले जाएंगे। 22,644 को और 55 पे हम इसको डिवाइड करेंगे। 55 4 टाइम 220 होता है। 220 होने के बाद हमने 6 में से 0 निकाले तो 6 आया। ऊपर से सेकंड के लिए हमें 4 को हमने नीचे उतारा। अब 64 है, इसका क्लोजेस्ट अमाउंट हमारे पास 55 बाहर मौजूद है। 55 1 टाइम 55। अब यहाँ से 6 ने 4 को कैरी दिया, क्योंकि 4 में से 5 माइनस नहीं हो सकते। 4 में से 5 माइनस करने के लिए हमें 6 से कैरी लेना पड़ा, जो 14 बना। 14 में से 5 निकाले तो हमारे पास 9 बचे। यहाँ 5 में से 5 0 शो करने की जरूरत नहीं है। थर्ड अमाउंट हमारे पास 4 हमने नीचे लेके आए। फिर हमें देखा ये 94 है। 55 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अमाउंट बड़ी हो जाएगी, इसे हमने 55 1 टाइम 55 लगाया। यहाँ भी 4 में से 5 माइनस नहीं हो सकता। 4 ने 9 से कैरी किया। 14 में से 5 निकाले तो 9 बचे। 8 में से 5 गए तो 3 बचे। अब हमारा यहाँ सोल्यूशन हमने क्यों रोक दिया?
सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमारा रिमाइंडर छोटा हो गया है हमारे डिवाइडर से, अब हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते। सो दैट हम अपने आंसर को रोकते हुए अपने 55 को अपनी जगह पे लिखा, जो रिमाइंडर था, जो नीचे अमाउंट रिमाइंडर बची थी वो 39 ऊपर, जो ऊपर था वो साइड पे। आंसर हमारा बना 411 होल 39/55। स्टूडेंट्स, इसके क्वेश्चन ए टू आई तमाम के तमाम क्वेश्चन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेप में डिडक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, तो इसलिए इसके तमाम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के आप पाबंद हैं। उसकी वजह यह है कि ये दोबारा काम क्लासरूम में रिपीट नहीं किया जाएगा। केयरफुली कीजिएगा, अगर कोई और प्रॉब्लम आए तो उसको भी कोशिश कीजिएगा हैंडल करने की या अपने टीचर से राब्ता करने की। ओके, अल्लाह हाफिज़। जी, now we start the next lecture of science and our topic is unit number 4, PTP question 1, short question I, project notes page number 9 plus 10 plus book page number 15। जी, आई होप आपने अपनी प्रीवियस डायरी कंप्लीट कर ली होगी और उसकी रिटन प्रैक्टिस भी कर ली होगी। नाउ वी स्टार्ट ऑन नेक्स्ट लेक्चर। जी, ओपन नोट पेज नंबर 9, पीटीपी क्वेश्चन 1। These days, which one is the most dangerous environmental pollution in Pakistan? इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज्यादा खतरनाक माहौलियाती आलूदगी कौन सी है? The answer is air pollution is the most dangerous environmental pollution in Pakistan. इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज्यादा खतरनाक फजाई आलूदगी है। जी, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शॉर्ट क्वेश्चन 1, नोट पेज नंबर 10, राइट 3 कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन। फजाई आलूदगी की 3 वजूहात लिखें। नंबर 1, स्मोक इमिटिंग फ्रॉम व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज, गाड़ियों और घरों से निकलने वाला धुआं। नंबर 2, burning of fuels in the kilns and homes is producing carbon dioxide gas, भट्टियों और घरों में जलने वाले ईंधन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है। नंबर 3, the fire in the forest also causes air pollution, जंगलात में लगने वाली आग भी फजाई आलूदगी की बड़ी वजह है। जी, आगे हम प्रोजेक्ट देखते हैं, बुक पेज नंबर 15। जी बच्चों, ये हमारे पास आज का प्रोजेक्ट है। इसको आज हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाना सीखेंगे। जो हमें इसको बनाने के लिए मटेरियल रिक्वायर्ड है वो है प्लास्टिक बकेट, पील्स ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड एगशेल, ग्रास, ड्राई लीव्स, वाटर एंड वुडन रॉड्स। द प्रोसीजर इज, in a small plastic bucket, put some peels of vegetables, fruits, eggshell, dry leaves and some grass. Pour water so that all these become wet. Stir with the help of wooden rod so that these can get oxygen. When these things become brown, it means the fertilizer has been made. It is called organic fertilizer. Now you can use it for plants. जी बच्चों, आपने अपने घर में जो मटेरियल आपको बताया गया है इन सबको एक पानी में भिगोना है और उसको लकड़ी के रॉड से मिक्स कर देना है। उसके बाद जब ये ब्राउन हो जाए कलर, तो आपकी ऑर्गेनिक खाद जो है वो घर में तैयार हो चुकी है। थैंक यू सो मच। Learn your lesson and write it. Thank you. I am your class teacher of grade 5 from the Muslim Scholar School System, Rahimia Khan. Now we start the lecture of SST. Today our topic is तहजीबों का आगाज, तफसीली सवाल नंबर II मुकम्मल, जो कि हमारे नोट सफा नंबर 13 पे है। आज हमने आपको बताना है गंधारा की तहजीब के बारे में कि उनके लोगों का जो है मजहब कैसा था और मजहब का आगाज जो है वो कैसा हुआ। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा मजहब के बारे में रिव्यू दूंगी। जो हमने कल पढ़ा था कि हमने अवलीन तहजीबों में से 3 तहजीबों के नाम पढ़े थे, जिसमें से हमने गंधारा तहजीब के बारे में पढ़ा था।
गंधारा तहजीब जो है वो गंधारा एक कदीम ममलिकत जो है वो खिता है और ये जो है आज के दौर के मौजूदा शहर जो है पिशावर, सवात और दरिया काबुल पर मुश्तमिल है। इस दौर में जो है वो नहरी निज़ाम को कायम किया गया और फनून और जो है इसमें उनको तरक्की वगैरह दी गई, जैसे कि कानकुन ज़राअत और जो है वो इनके ज़राअत के और कानकुन तिजारत के पेशे जो है वो शोबे कायम किए गए। और अब मैं आपको सवाल नंबर ये डबल है जो है वो नोट से रीड करके बताती हूँ कि गंधारा के लोगों का मजहब क्या था और उस मजहब का आगाज जो है वो कैसे हुआ। पहले गंधारा में हिंदू मत नुमाया मजहब था, बाद में बुद्ध मत को सरकारी मजहब बना दिया गया। गौतम बुद्ध बुद्ध मत के बानी थे जो कि उनके हुक्मरान थे। वो मौजूदा नेपाल में पैदा हुए और उन्होंने करीबन 45 साल तक बुद्ध मत की तरवीज की। वो एक फलसफी उस्ताद और मजहबी रहनुमा थे। उनके ख्याल में जो है दुनिया और दुनिया के बाद की जो जिंदगी है, मतलब राहत में जो जिंदगी में राहत है, वो उनके ख्याल के मुताबिक ये था कि जो है नेक और पाक जिंदगी गुजारी जाए और जो है जानवरों पर जो है वो रहम किया जाए और किसी को भी तंग ना किया जाए। बुद्ध मत जो है वो तकरीबन 1000 साल तक गंधारा में फैलता रहा। इसको फैलाने में मौर्य सल्तनत के हुक्मरान चंद्रगुप्त मौर्य के पोते अशोका ने अहम किरदार अदा किया। उसने बुद्ध मत की खानकाहें बनवाई, यानी जो दरवेश और जो मतलब इबादत गुजार लोग थे वो वहां पर इन खानकाहों में सराहों में रहते थे। उनकी खानकाहें बनवाई। एशिया में इस मजहब को फैलाने के लिए मजहबी रहनुमा भिजवाए। उसने बुद्ध मत के पैगामात गुजरगाहों, मीनारों और पहाड़ों में कंधा करवाए। उसके दौर में बुद्ध मत तिब्बत, चीन, मंगोलिया और जापान तक फैल गया। ये आज आपका क्वेश्चन है जिसकी आपने रिटर्न प्रैक्टिस भी करनी है, अच्छे तरीके से लर्न भी करना है और आपने इसकी प्रैक्टिस करके अपनी मम्मा को भी चेक करवाना है। आई होप जो कल आपको डायरी भेजी गई थी, डिलीवर की गई थी, उसको भी आपने अच्छे से रिटर्न प्रैक्टिस की होगी और लर्न करके अपनी मम्मा को चेक करवाया होगा और सुनाया होगा। Assalamualaikum. I am your Quran teacher. Now we start the lecture of Quran. Today topic is para number 5, Surah An-Nisa, ayat number 86 to 93 plus Samar Durood Sharif Ma Tarjuma. Para number 5, page number 33, ayat number 86. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. Ayat number 92. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. सदक़ अल्लाहुल अज़ीम. पारा नंबर 5 मैंने कुछ आयतें स्किप की हैं जिससे आपने इसको पूरा करना है और पारे को डेली याद करना है. नोट्स ओपन करें, पेज नंबर
5 दुरूद शरीफ, नमाज में दुरूद शरीफ मा तर्जुमा है आपका अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। तर्जुमा, ए अल्लाह रहमतें नाजिल फरमा व अला आलि मुहम्मदिन, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर, कमा सल्लैता जैसा कि तूने रहमतें नाजिल की अला इब्राहीम इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, व अला आलि इब्राहीम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल पर, इन्नका बेशक तू हमीद तारीफ वाला मजीद बुजुर्गी वाला है। अल्लाहुम्मा बारिक अला, तर्जुमा, ए अल्लाह बरकत नाजिल फरमा मुहम्मदिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कमा बावक्ता और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर, कमा बावक्ता जैसा कि तूने बरकत नाजिल की अला इब्राहीम इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, व अला आलि इब्राहीम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल पर, इन्नका बेशक तू हमीदुन तारीफ वाला मजीद बुजुर्गी वाला है। नमाज को तर्जुमे के साथ अच्छे तरीके से याद करना है, और पारा नंबर 5 जितनी आयतें मैंने आपको स्किप की थी वो आपने खुद याद करनी है, और कुछ मैंने आपको पढ़ के बताई, तो उससे बच सकता है याद कीजिएगा। Now we start the next chapter of Urdu. Today our topic is हमारे विषय सवाल 5 मुकम्मल नोट सफा नंबर 12 प्लस सवाल 6 मुकम्मल किताब सफा नंबर 59 प्लस मिली नगमा 3 दोहराई। सबसे पहले आपको बुक पेज 59 मैं दिखा रही हूँ। इसमें सवाल नंबर 5 पर आपको ये पिक्स दिखाई गई हैं, इन पेशों के नाम लिखने हैं आपने। इसकी डिटेल जो है वो नोट से हम पढ़ते हैं। पहली पिक में आपको उस्तानी दिखाई जा रही है। इसमें जो उस्तानी है बच्चों को पढ़ा रही है, ये उस्तानी है, ये बच्चों को पढ़ाती है, ये बच्चों की तालीम और तरबियत में अहम किरदार अदा करती है। दूसरी पिक में औरत जो है सिलाई कर रही है, ये दर्जन है, ये कपड़े सिलाई करती है, इसके सिलाई किए हुए कपड़े हम पहनते हैं। तीसरे में आपको एक आदमी गन पकड़े हुए नजर आ रहा है, ये फौजी है, ये पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करते हैं, ये दुश्मन का डटकर मुकाबला करते हैं। उसके बाद एक और आदमी जो है वो चीजें ठीक कर रहा है, ये इलेक्ट्रिशियन है, ये स्विच बोर्ड ठीक करते हैं, ये बहुत मेहनती हैं। नंबर 5 पर आपके पास है, ये केमिस्ट है, ये केमिकल लेबोरेटरी में काम करती है, ये मुख्तलिफ तजर्बात करके केमिकल तैयार करती है। नंबर 6 पर ये ड्राइवर है, ये गाड़ी चलाते हैं, ये मुसाफिरों को उनकी मंजिलों तक पहुंचाते हैं। उसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 6 है। सवाल नंबर 6 में आपने खाली जगह में मुनासिब हरफ लिखकर पेशे का नाम मुकम्मल करना है, बाद इन्हें अल्फबाई तरतीब में लिखना है। ये हरूफ हैं, इनमें से एक हरफ जो है मिसिंग है, उसको कंप्लीट करके हमने इसको मुकम्मल करना है। पहला हर्फ है दर्जी, इसमें जे जो है वो मिसिंग है, वो राइट करेंगे आप बुक पर। वकील, वकील में आपके पास काफ मिसिंग है, इसको आप लिखेंगे। माली में लाम मिसिंग है, लाम लिखेंगे। फौजी में वाव मिसिंग है, वाव लिखेंगे। हज्जाम में 2 जीम आने हैं, इसकी रीजन मैं आपको बाद में बता देती हूँ। हज्जाम में 2 जीम लिखेंगे, फिर उसके बाद किसान में आप काफ लिखेंगे। अब इन हरूफ को आपने लफ्ज बनाकर अल्फबाई तरतीब देना है। जो अलिफ बे की तरतीब है उसको जहन में रखते हुए आपने इन अल्फाज को तरतीब देनी। अब इनमें से जो अल्फाज हमारे पास अल्फबाई तरतीब के लफ्ज मिसिंग है, उनको छोड़ते हुए हमारे पास है। हज्जाम में जीम के ऊपर शद है, इसलिए यहाँ पर 2 जीम आए हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे हज्जाम। उसके बाद फिर कुछ अल्फाज बीच में से मिसिंग है, तो उसके बाद आ रहा है दर्जी, उसके बाद आ रहा है फौजी, फिर आ रहा है किसान, फिर आ रहा है माली, और फिर आ रहा है वकील। ये आज आपके 2 सवाल थे। उसके बाद है मिली नगमा 3, इसकी आप नोट से पढ़ाई करेंगे और मिली नगमे को लर्न करेंगे, और इनको आपने रिटन प्रैक्टिस में लाजमी लेके आना है। थैंक यू, शुक्रिया। नाउ वी स्टार्ट द लेक्चर ऑफ इस्लामियात। आज की हमारी डायरी है हिजरत मदीना तफसीली सवाल बे मुकम्मल नोट सफा नंबर 1 प्लस सरगर्मी बे अमली। नोट सफा नंबर 11 ओपन करें, उसके ऊपर हमारा तफसीली सवाल बे है, हिजरत मदीना के नताइज तहरीर करें। जवाब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में पहली इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी।
नंबर 2, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में हिजरत नबवी की तामीर फरमाई। नंबर 3, मदीना मुनव्वरा की सूरत में मुसलमानों को एक मजबूत मरकज मिल गया और यहाँ से इस्लाम की तबलीग व इशाअत मतलब इस्लाम का फैलाव का एक नया दौर शुरू हुआ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, सवाल नंबर तफसीली 2। अब हम देखेंगे सरगर्मी बे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा नज़ूले वही ता हिजरत मदीना के तमाम वाक़ियात पर मनबी एक जुबानी क्विज का इस्तेमाल करें। बच्चों, आपने इसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के वाक़ियात नज़ूले वही से लेके आपने हिजरत मदीना तक छोटे छोटे उनके जो वाक़ियात है उनके सवालात बनाने हैं और आपस में आपने जो क्विज है वो आपस में इसका इत्माम करना है। और इसको जो आपको तफसीली सवाल पढ़ाया गया है और सरगर्मी बे है जो इसको आपने अच्छी तरह याद करना है और इसकी रिटन प्रैक्टिस लाजमी करनी है। और ये जो सरगर्मी है इसको आपने आपस में जरूर क्विज का इत्माम करना है। शुक्रिया।